हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट ऑफ एजुकेशन में। तो आज हम क्लास 10th का साइंस का मॉडल सेट आज है मॉडल सेट 5 यानी आज हम लेके आए हैं मॉडल सेट नंबर 5 जो 18 फरवरी को एग्ज़ाम्स होने वाले हैं बिहार बोर्ड का। उसमें ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है इस वाले मॉडल सेट से। तो आइए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। वो जल है, कांच है, प्लास्टिक है, मिट्टी है। कौन हो जाएगा? तो इसमें का जो प्रयुक्त नहीं होता है लेंस बनाने में तो हो जाएगा मिट्टी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं। तो आइए सीधा सा लिखा है कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा वो हो जाएगा निर्गत कोण बनेगा। कौन सा कोण बनेगा? निर्गत कोण बनेगा। इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। यानी कोई माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है तो पहले माध्यम का मान होता है साइन आई और दूसरे का होता है साइन आर होता है। तो इसमें का राइट आंसर देखेंगे कि साइन आई बटा साइन आर है। कौन है? ये वाला राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा साइन आई बटा साइन आर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सामान्य लिखा है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। मतलब एक सामान्य व्यक्ति के जो मानव नेत्र होता है वो कितने स्पष्ट रूप से यानी साफ साफ देख सकता है। पहला लिखा है 25 मीटर, ये लिखा है 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और ये लिखा है 2.5 मीटर लिखा है। तो हम बता दें आप लोग को कि सामान्य स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर होती है। ये VVI क्वेश्चन है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, यही सेम क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं कि दूरदृष्टि वाली आँख साफ साफ देख सकती है। मतलब कहा गया है कि दूर वाली जो आँखें साफ साफ देख सकती है दूर की वस्तुओं को, निकट की वस्तुओं को, बड़ी वस्तुओं को, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे कि दूर दृष्टि में दूर की वस्तुओं को साफ देख सकती है, नज़दीक की वस्तुओं को साफ नहीं दिख सकती। इसका उपचार करने के लिए हमें उत्तल लेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। 5 का राइट आंसर ए हो जाएगा कि दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकती है। 6वां प्रश्न है कि कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक है। यानी पूछा गया है कि कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव सबसे यानी किस रंग का झुकाव अधिक है। यानी सबसे अधिक हो चाहे सबसे ज़्यादा हो। तो याद रखेंगे यानी रेड वाले का कम झुकाव होता है और बैगनी वाले का यानी वायोलेट का सबसे ज़्यादा होता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी बैगनी रंग का झुकाव सबसे ज़्यादा होता है। याद रखेंगे आर का कम होता है और वायोलेट का ज़्यादा होता है। 7 नंबर प्रश्न है कि किस उपकरण में धन और त्वरण का चिन्ह नहीं होता है। धन और त्वरण का चिन्ह नहीं होता है। एम्पियर में, वोल्ट मीटर में, कुंडली में, विद्युत सेल में। तो यहाँ पे धन नहीं होगा, ऋण चिन्ह होगा। ये थोड़ा गलत हो गया क्वेश्चन। किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है? तो याद रखेंगे कि कुंडली में धन चिन्ह और ऋण चिन्ह नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है 8 नंबर कि 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। यानी 10 ओम है और 20 ओम है कि दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। एक रहा, ये रहा 10 ओम और ये रहा 20 ओम। ये दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है RS बराबर होता है R1 प्लस R2 होता है। तो यानी R1 का मान 10 हो गया प्लस 20 हो गया,
बराबर 30 ओम हो गया। कितना हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 ओम होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर 30 ओम होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है 6 जूल, 24 जूल, 14 जूल और ये हो जाएगा 10 जूल होता है। ठीक है, तो ये होता है, देखिए विभवांतर W बराबर यानी किया गया कार्य W बराबर हो जाएगा V इंटू क्यू होता है। तो V का मान दिया है 12 वोल्ट और इसका मान दिया है 2, तो 12 दूना 24 जूल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हमारा राइट आंसर होगा, 24 जूल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 है। लिखा है कि विद्युत फ्यूज काम करता है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, धारा के रासायनिक प्रभाव पर, किसी पर भी। तो याद रखेंगे कि धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर हमारा विद्युत फ्यूज काम करता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न संख्या है 11 कि यदि किसी नरम लोहे को धारावाहिक कुंडली के गर्म में रख दिया जाए तो क्या बनता है? सामान्य चुंबक, विद्युत चुंबक, कोई चुंबक नहीं, या बनने वाला चुंबक बल रेखाएं प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा विद्युत चुंबक बनेगा। यदि किसी नरम लोहे को धारावाहिक कुंडली के गर्म में रख दिया जाए तो वो बनता है विद्युत चुंबक बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 1 kWh तुल्य है, यानी पूछा गया है 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है? 3600 जूल का, 6.6 इंटू 10⁶ जूल का, या इतना जूल का, या इतना जूल का। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁶ जूल का होता है। 1 kWh बराबर तुल्य होता है। चलिए अगला प्रश्न लिखा है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है सिलिकॉन, क्रोमियम, यूरेनियम, एल्युमिनियम। तो हमेशा याद रखेंगे कि जो नाभिकीय ऊर्जा से प्राप्त की जाती है वो हमेशा यूरेनियम के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं कि जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल का अपघटन होता है, H2 और O2 मुक्त होता है, तो H और O के आयनों का अनुपात है। यानी पूछा गया है कि जब भी हम जल से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल का अपघटन होता है तो H2 और O2 मुक्त होता है, तो H और O के आयनों का अनुपात है। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि H2 है अनुपात O2 है, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो 1 1 बचेगा, तो 1:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1:1 हो जाएगा। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा 14 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया या विघटन अभिक्रिया है। यानी पूछा गया है कि भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो अपचयन, ऊष्माक्षेपी, उपचयन, विघटन, कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 16 नंबर है कि रासायनिक समीकरण इतना इतना को संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या होगी। क्या हो जाएगी? जल में अणुओं की संख्या। चलिए लिखा है कि 1 2 4, ये हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी सी नंबर हो जाएगा 4 हो जाएगा। जल के लिखा नहीं है यहाँ पे, देखिए हम बता रहे हैं। ये Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2O है ना।
तो आयरन की संख्या यहाँ पे Fe3 है और ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 4 है। तो यहाँ ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 2 है न, एक है और इधर 4 दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे 4 लगा देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन 8 हो गया, हाइड्रोजन 8 हो गया, यहाँ पे 3 लगा दे और ये ऑक्सीजन 4, तो ऑक्सीजन भी इधर 4 है। तो अब हो जाएगा हाइड्रोजन की संख्या 4 हो जाएगी। ठीक है, जल की संख्या 4 हो गया। सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल से विद्युत धारा प्रवाहित करने से यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है? विद्युत विच्छेदन, विघटन, द्विविस्थापन, क्लोरोक्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? हाँ, क्लोरोक्षार प्रक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? जब भी सोडियम क्लोराइड से कोई विद्युत प्रवाहित किया जाए तो होता है क्लोरोक्षार प्रक्रिया कहलाएगी। चीनी का आणविक सूत्र क्या है? चीनी का आणविक सूत्र क्या है? तो C6 होता है, H12O6 होता है। तो इसमें का राइट आंसर ये नहीं होगा, ये हमारा सी नंबर राइट आंसर होगा 18 का। ठीक है, C12H22O11 होता है। ठीक है, ये ग्लूकोज का हो गया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। लिखा है कि ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, यानी ये दोनों, इसके पहले वाला जो बताया 18 और ये वाला देखिए। हमारा शरीर किस pH प्रास के अंदर कार्य करता है? हमारा जो शरीर है वो किस pH प्रास के अंदर यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन के अंदर कार्य करता है? तो वो होता है 7 से लेके 7.8 तक के बीच के कार्य करता है। तो ये हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इसको। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? मतलब चाकू से किसे काटा जा सकता है? लिथियम है, कैल्शियम है, कॉपर है, आयरन है। तो किसे हम लोग चाकू से काट सकते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिथियम। अगर लिथियम की जगह सोडियम भी दे दे तो ये भी हमारा चाकू से आसानी से कट जाता है। ठीक है, तो इसके जगह याद रखेंगे लिथियम की जगह अगर सोडियम भी है तो सोडियम भी हमारा सही है और लिथियम भी सही है। ठीक है, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? ये लिखा है CH4, CO2, CaCl2 है और NH3 है। इसमें अगर पूछा जाए कौन आयनिक यौगिक है तो कौन आयनिक यौगिक है? CCl2 है। क्या है? CCl2 होगा। राइट आंसर इसका C हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न है 22 कि निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? आयरन, कॉपर, निकेल, एंटीमनी। यानी इसमें से कौन उपधातु है हमको बताना है। तो याद रखिएगा एंटीमनी जो है हमारा Sb, ये हमारा उपधातु कहलाता है। चलिए, हाँ, अगला प्रश्न है कि प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? यानी सबसे पहले यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? कोल्वे ने, बोहर ने, बर्जिलियस ने, कोई नहीं। हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोहर ने किया था। हाँ, सबसे प्रथम यूरिया का संश्लेषण बोहर ने किया था, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न हम देखते हैं कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है। मीथेन, इथेन, इथीन, एथाइन। क्या देता है? कैल्शियम कार्बाइड के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो मीथेन, एथेन, एथीन, एथाइन क्या बनता है? हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एथाइन। क्या हो जाएगा? एथाइन बनता है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन समव्ययी है? C2H6, C6H6, C5H10 और C2H12, C2H5OH और इतना, यानी समव्ययी पूछा गया हमसे CH4, C2H4।
इसमें से कौन राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी नंबर हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। यानी हाइड्रोजन एक है, ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन एक है, 5 हाइड्रोजन एक या 6, तो 6 हाइड्रोजन यहाँ है, यानी समवायी मतलब कह रहा है कि कौन इसमें से समान है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर। चलिए अगला नंबर है कि वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं संक्रमण, क्षार धातु, क्षारीय मृदा, लेंथेनाइट। क्या कहलाएंगे, वर्ग 1 के तत्व जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं क्षार धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्षार धातुएं कहलाते हैं। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, 30.5 किलो जूल प्रति मोल, 305 किलो जूल प्रति मोल, या इतना, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का कि एक एडीपी टूटने से 30.5 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा उत्पन्न करती है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, जल का वाहन, भोजन का ऑक्सीजन, इम्यूनो अम्ल का वाहन, ऑक्सीजन का वाहन। किसका हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जल का वहन करता है जाइलम। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं कि खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में, ऊंट में। किस में पाया जाता है हमारा खुला परिसंचरण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी हो जाएगा कॉकरोच में खुला परिसंचरण पाया जाता है। प्रतिवर्त क्रिया क्या है, लाराना, रक्तदान, हृदय गति, सभी। हाँ, क्या हो जाएगा, प्रतिवर्त क्रिया क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी हो जाएंगे। कोमल मस्तिष्क सुरक्षित रहता है मस्तिष्क गुहा में, सेरिब्रम में, सेरिबेलम में, या कोई नहीं। यानी कोमल जो मस्तिष्क सुरक्षित रहता है वो कहाँ रहता है, इन चारों में से, हाँ इसमें रहता है, मस्तिष्क गुहा में सुरक्षित रहता है। चलिए प्रश्न संख्या है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है, रक्त कोशिका, मांसपेशिया कोशिका, तंत्रिका कोशिका, इनमें से सभी। यानी लिखा है कि 4 ऑप्शन है सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि तंत्रिका कोशिका शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, अमीबा में, ईस्ट में, मलेरिया परजीवी में, पैरामेशियम में। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ईस्ट में होता है मुकुलन द्वारा प्रजनन, ईस्ट में किया जाता है। लिखा है कि फूल में नर जनन अंग होता है, पुंकेसर, अंडप, वर्तिकाग्र, वर्तिका। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, फूल में नर जनन जो अंग होता है वो क्या होता है, पुंकेसर में होता है। लिखा है कि मनुष्य के 22 जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहते हैं, ऑटोसोम, लिंक क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम। क्या हो जाएगा, ऑटोसोम कहा जाता है 22 जोड़े मनुष्य के। पक्षी और चमगादड़ के पंख है समजात अंग, क्या हो जाएंगे, समजात अंग होते हैं। यानी मनुष्य, पक्षी और चमगादड़ के जो पंख होते हैं वो क्या होते हैं, समजात अंग होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, अपघटक कहलाते। क्या कहलाएंगे, शाकाहारी कहलाते हैं। चलिए लिखा है कि ओजोन के एक अणु में ओजोन के एक अणु में परमाणु की संख्या होती है, तो ओजोन O3। तो देखिए 3, तो ये राइट आंसर 3 हो जाएगा। पेट्रोलियम का उपयोग होता है मोटर वाहन में, जलयान में, वायुयान में, इनमें से सभी में। तो पेट्रोलियम का उपयोग इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर सभी हो जाएंगे कि सभी में पेट्रोल का काम पड़ता है। लास्ट लिखा है कि कोयला का मुख्य स्रोत क्या है, जलीय जीव, पौधे, चट्टान, सभी। क्या है इसका राइट आंसर, पौधे है। यानी कोयला का मुख्य स्रोत जो है कि ये पौधा है। तो आप लोग से आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा। इसी तरह से और भी हम लोग मॉडल सेट
ये 5 था, ये 6, 7, 8, 9 और ये 10, यानी 10 को हम सेट बताएंगे जो आपको 18 फरवरी तक आपको 80 में 40 क्वेश्चन आपको करके ही आना है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।